आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और एक सफल रैली करके बैठ रहा हूँ तो मेरी पूरी टीम, जो मेरी टेक्निकल टीम है या मेरी प्रोडक्शन की टीम है, मेरी कैमरा की टीम है, हमारी लाइट मैनेजमेंट की टीम है, वो टीम हमारे साथ मेरी बातों को समझ के या उनकी बातों को मैं समझ के हम एक दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। इस बीच जब लॉकडाउन खुलने लगा है धीरे धीरे तो वर्चुअल रैली हुई। आप तमाम लोग उस बात से वाकिफ़ ही हैं। बिहार जन संवाद के नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो गृह मंत्री भी हैं अमित शाह, उन्होंने बिहार के कार्यकर्ताओं को भी भाजपा के लिहाज से और यहाँ की आम जनता को भी संबोधित किया। वो विषय नहीं है, विषय जो हैं वो हमारे साथ मृणाल हैं बात करने को। उस रैली को ख़ास तौर से ऑर्गेनाइज़ करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो टेक्निकलिटी है उन तमाम बातों पर हमारी भी क्यूरियोसिटी थी। बहुत सारे लोग इस बात को मैं समझना चाहते हैं कि देश और दुनिया की जो पहली डिजिटल रैली हुई है वो कैसे संभव हो पाई है। मृणाल है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मृणाल, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, कहाँ के रहने वाले हैं, पटना से ऑपरेट करते हैं या कहीं और से रह कर के ऑपरेट करते हैं? सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने सवाल पूछा, उसका मैं जवाब दूंगा तो काफ़ी आप आश्चर्य होंगे कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो निफ्ट का रहा है। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो काबिलियत बचपन से रही है, जो मैं स्कूल लाइफ से भी फील करता था और आज भी मैं जिस कारण यहाँ बैठा हूँ, वो मेरे अंदर एक नेतृत्व करने की काबिलियत है। मैं किसी भी टीम को नेतृत्व करता हूँ। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और एक सफल रैली करके बैठ रहा हूँ तो मेरी पूरी टीम, जो मेरी टेक्निकल टीम है या मेरी प्रोडक्शन की टीम है, मेरी कैमरा की टीम है, हमारी लाइट मैनेजमेंट की टीम है, वो टीम हमारे साथ मेरी बातों को समझ के या उनकी बातों को मैं समझ के हम एक दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाते हैं। और तब जाके मैं अपने आप को एक कुशल नेतृत्वकर्ता मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इस बातों को आप ऐसे ले सकते हैं कि जब 10 चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ क्रिएट होता है तो वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है, क्योंकि उसमें 10 चीज़ों की स्पेशलिटीज़ उसमें मिली होती है। तो मैं इंडिविजुअली अपने टीम को नेतृत्व करता हूँ। मैं अपनी टीम के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना के रखता हूँ और हमारे पीछे एक अच्छी टीम है, एक अच्छे युवा हैं। और आपको ये बहुत जान के अच्छी होगी कि उस बिहार के अलग अलग ज़िलों से अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में एक अनुशासन। क्यूरियोसिटी, जैसे आपसे मैंने कहा अभी कि बातचीत करके बढ़ती चली जा रही है। निफ्ट और जो मुझसे आपसे इंटरव्यू से पहले जो बातचीत हो रही थी, निफ्ट ड्रॉप आउट हैं आप, पॉलिटिकल रैलीज़ कराने लगे, ये कैसे हुआ सारी? निफ्ट पहले मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग से हुआ कैसे। थोड़ा लंबा जाएगा बट मैं इसको बता ही देता हूँ। जब मैं निफ्ट में था तो निफ्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे अगर अपना भविष्य बर्बाद करूँगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी काम नहीं आ पाऊँगा। तो मुझे निफ्ट ड्रॉप आउट करना ही था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मैं किसी गलत दिशा में जा रहा था। लेकिन निफ्ट में किसी भी कॉलेज में एक कॉलेज फेस्ट का कल्चर है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और निफ्ट क्योंकि फैशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, तो यहाँ के जो कल्चर फेस्ट होते थे, जो निफ्ट के प्रोग्राम्स होते थे, वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के होते थे। तो मैं निफ्ट के कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम्स को करवाने लगा, उसको कोऑर्डिनेट करने लगा। और मुझे एक अच्छा कोऑर्डिनेटर का, बेस्ट कोऑर्डिनेटर का अवार्ड 2 बार लगातार मिला। तो मेरे अंदर वो स्किल डेवलप होने लगी कि मुझे लगा कि मुझे इस स्किल को ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए, क्योंकि मैं एक इवेंट को, मैं एक प्रोग्राम को, एक किसी भी जनसभा को, एक किसी भी तरह का प्रोग्राम्स को मैं हैंडल कर ले रहा हूँ। और धीरे धीरे मुझे लाइट, साउंड, कैमरा, इसकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी नॉलेज मैं किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में नहीं सीखा। मैं काम करते करते, लोगों से मिलते मिलते, जो इसके एक्सपर्ट थे, जो इसके काम करने वाले हमारे वेंडर हुआ करते थे, उनके साथ रह के, उनके मैनेजमेंट को देख देख के मैं ये सीखते चला गया। और फिर जब मैं निफ्ट से ड्रॉप आउट हुआ तो 2-3 मंथ तक मेरा एक फेज़ चला जिसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज था। घर वालों का प्रेशर था, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आता हूँ, तो उनकी भी एक प्रेशर थी कि आप क्या करना चाहते हो, आपने तो एक अच्छा नौकरी कीजिए या तो फिर अगर आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं तो आप कम से कम आपका क्या विज़न है वो तो बताइए। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल ब्लैंक था, मेरे पास आंसर नहीं था, मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ था कि मैं अच्छा इवेंट मैनेजमेंट का कुछ अच्छा कर सकता हूँ।
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डर रहा था, क्योंकि कॉलेज का इवेंट करना और एक प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट की। मैं इससे इवेंट मैनेजर से याद आ रहा है कि बैंड बाजा बारात देखी है, उसमें भी अनुष्का शर्मा और वो जो रणदीप हैं वो लोग कुछ वो वही कि कैसे बारात आएगी तो कैसे पूरा मैनेजमेंट करना है, फिर वो धीरे धीरे वहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, वो अपनी एक कंपनी खोल लेते हैं। हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं। वो वेडिंग प्लानिंग का एक अच्छी मूवी थी, मैंने वो मूवी देखी भी। लेकिन आप उस मूवी में आप जो भी हमको देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, अगर जो इस मूवी को देखे हैं तो इस मूवी में एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। ये उसमें जो अदाकारा या फिर जो हमारे कलाकार हैं, वो इस मूवी में दिखाया गया है कि वो कहीं ना कहीं एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी में कार्यरत और थे, पहले से काम कर रहे थे, तब उन्होंने ये सोचा। मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था और मेरी सोच कभी वेडिंग प्लानिंग का या इवेंट मैनेजमेंट करने का नहीं था। मैं चाह रहा था कि भारत में कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाए, इंटरटेनमेंट के नए नए साधन बनाया जाए, और हमारा जो इवेंट हो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे यूथ को इम्पैक्ट डाले, उनके ऊपर असर डाले। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे पटना में आप जाएंगे तो जब मैं नया इस कंपनी को स्टार्ट किया था, अपनी कंपनी को, तो मैंने वसंत उत्सव का कॉन्सेप्ट लाया, पतंग उत्सव का कॉन्सेप्ट लाया। उस समय के हमारे आई थिंक 2016-15 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ के नगर ये प्रमंडलीय आयुक्त श्री आनंद किशोर सर हुआ करते थे, उनका काफ़ी आशीष मेरे ऊपर रहा है। उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स को समझा, हमारे काम को सराहा, और हमने उनके साथ मिलके कई सारे अच्छे इवेंट्स को पटना वासियों को दिखाया है, किया है। फिर धीरे धीरे हमारी टीम डेवलप होती चली गई। हमारे टीम के साथ एक जो संबंध था वो हमारे बीच में एक अटल संबंध बना। आज भी हमारी जो टीम है, मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं हमारे कार्यालय में हमारी टीम आज भी कार्यरत है। तो हमारी टीम, मैं टचवुड और ऊपर वाले को बार बार इसके लिए थैंकफुल हूँ कि मेरी टीम अच्छी रही। हमारी टीम ने अपना बेस्ट दिया, और ये सब का मेहनत है कि एक अच्छा प्रोडक्ट आया। फिर मैं धीरे धीरे करके जो प्रथम भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई, जो कि किसी अन्य कंपनी के द्वारा किया गया था, बट उनका लोकल वेंडर मैं बना। उनके साथ मैंने पॉलिटिकल रैली करना सीखा। पॉलिटिकल रैली में होता क्या है, कैसे एक अपने चहेते नेता या फिर अपने एक पार्टी के अध्यक्ष या किसी को भी सुनने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। लोग उनको सुनते हैं, उनको देखना चाहते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। वही सारी चीज़ भी आपसे समझनी है कि ऐसे दौर में जब चारों तरफ सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसे शब्द हम लोगों के बीच बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्थायी तौर पे मास्क है ना, तो हम दोनों लोग मास्क पहन करके बात कर रहे हैं। ऐसा सोचा नहीं था किसी ने, आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपको इस तरीके कोई रैली कराने का मौका मिलेगा जिसमें आप डिजिटली इस तरीके से उसको प्रभावित कर सकेंगे ना। तो वो कैसे कर रहे हैं आप लोग, ये सारा काम हम समझना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में बताना चाहूँगा आपको। रैलियाँ होते रहती हैं, किसी भी पार्टी का हो, लोग को जनसभा करने बहुत आवश्यक है। हमारे चुनाव के समय तो ज़्यादा ही हो जाता है, बट लेकिन ऐसे भी लोग, जो भी हमारे नेतागण हैं, जो भी नेतृत्व करता है, वो जनमानस के बीच में जाना उनके लिए अति आवश्यक है। जब वो उनके बीच में नहीं जाएंगे या उनकी बातें उनके बीच तक नहीं पहुंचेगी, तो उनका विज़न, उनकी योजनाएं उनके तक नहीं पहुंचेगी। तो इसमें मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ मृणाल, कि जो कम्युनिकेशन है, बेसिकली आप जो है कम्युनिकेशन का एक जो है जरिया बन रहे हैं। क्या ये जो कम्युनिकेशन है ये टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसी को आमतौर पे सार्थक कम्युनिकेशन माना जाता है। नेता आया, नेता ने अपनी बात कही, अपने कार्यकर्ताओं तक या जनता तक बात पहुंची। क्या आप लोग फीडबैक भी कुछ ले रहे हैं और वो पहुंचा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आप ये समझो ना, जैसे कि इसका एक नाम रखा गया मेगा वर्चुअल रैली। आपको बस ये समझना है कि रैली जो पहले से जो पॉलिटिकल रैली होते आ रही थी, उसका ही एक डिजिटल रूप दिया गया। कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का एक सफल प्रयोग बोल सकते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश डिजिटली इतना आगे बढ़ चुका है, इतना विकसित हो चुका है डिजिटली, कि आज के डेट में, आज की तारीख में जो एक रैली का एक बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो हम डिजिटली कर पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस रैली में उस रैली में कहीं भी कोई फ़र्क नहीं है। बस इसमें इमेजिनेशन और वर्चुअल एक वर्ल्ड क्रिएट होता है, उसमें आपके नेता आपके पास होते हैं। कई मायनों में उस रैली से ये रैली बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम, और अगर इसकी खर्च को भी लिया जाए तो जो फिज़िकल रैली, जो रैलियाँ पहले होती थी मैदान में होना, लोग अलग अलग जगहों से आते थे, उस रैली से मैं तो मेरा दोनों अनुभव रहा है।
तो मैं मानूंगा कि 70-80 गुना कम खर्च इस रैली में होता है। एक चीज़ और समझनी है, अभी हम 3G 4G बहुत सारी जगहों पर अभी 2G या नेटवर्क भी नहीं है। मतलब बिहार के जिस हिस्से से आप आते हैं या बिहार के जिस हिस्से से मैं आता हूँ, वहाँ नेटवर्क जैसा कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। मतलब हम अगर हम कैमूर ज़िले की बात करें, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर नेटवर्क अभी का भयानक क्राइसिस है। मतलब फ़ोन लगा करके बात करना भी वहाँ पर एक मसला है। तो उन सारी जगहों पर आप लोग कैसे सारी चीज़ों को पहुँचाएँगे, या आप लोग के लिए क्या चैलेंजेस हैं? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को पुश करेंगी, पंप अप करेंगी, मगर आप लोग कैसे वहाँ तक पहुँचने को लेकर के आप लोग भी कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं? नहीं, अभी क्या है ना कि अब या जो स्पीड का एक इन जनरल है, 4G पाते हुए भी हम नहीं पाते, 3G कमज़ोरी है, 5G की बातचीत ज़रूर हो रही है अलग अलग जगहों पे। आप लोग और हैवी लेवल पर सारी चीज़ों को ऑपरेट करते होंगे, ब्रीच का एक मसला है, उसको कैसे आप लोग उस पर कैसे काम कर रहे हैं? शायद मेरी बातें ये कहीं और, मतलब जो मेरा अभी आपसे वार्तालाप हो रहा है, इसको किसी और तरह ना लिया जाए, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सारा जो कहानी है ना, ये डेटा पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो डेटा को बताती कुछ और है, देती कुछ और है। मतलब इनडायरेक्टली बोलिए कि डेटा चोरी की बातें हैं। मैं किसी पर्टिकुलर नाम में नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी भी BSNL का हम लोगों ने यूज़ किया, हम लोगों ने रेलनेट को यूज़ किया। रेलनेट रेलवे का है जो कि बिहार में अच्छा फंक्शन दे रहा है, बाकी जगहों पे भी है। इन लोगों का 4G कंप्लीट जो वो कमिटमेंट दिए, उन्होंने कमिटमेंट पूरा किया। BSNL में भी दिया। BSNL के ऊपर उनके ऊपर भी एक था कि उनको प्रूफ करने का ये मौका था। अगर BSNL यहाँ पे फेल होता तो एक मैसेज जाता मीडिया में लोगों के बीच में। आज के डेट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक रैली में बहुत सारी बिंदुओं को कवर किया। आज BSNL भी बोल सकता है कि मैं एक वर्चुअल रैली करवाने में सफल रहा। आज रेल वायर भी कर सकता है, रेलनेट है, वो भी बोल सकता है कि मैं एक वर्चुअल रैली करवाने में सफल रहा। तो यहाँ मुद्दे की बात ये है ना कि एक साथ इस रैली के साथ साथ बहुत आयाम में ये सुपरहिट माना जा सकता है। हमारा देश डिजिटली कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, हमारी स्पेक्ट्रम सेवा जिसको हम नेट डेटा बोलते हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, हमारे जो पॉलिटिक्स का जो पार्ट है, जो जनसभा करने का तरीका है, वो कितना हाईटेक होते जा रहा है। आप सोचिए कि पहले जो रैली होती थी, अगर मैं एक व्यवसायी ना होके अगर मैं अब इंडिविजुअली मृणाल की बात करूं, तो ये मृणाल भी किसी न किसी पार्टी का फॉलोअर या किसी अच्छे पॉलिटिशियंस को मानने वाला, किसी विचारधारा को मानने वाला है। और जब मेरे विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का कोई रैली या कोई जनसभा होता है, तो मेरे दिल में भी एक कसक होती थी कि मैं अपने नेता को जाके सुनूं। लेकिन क्या होता है कि मैं अपने दायित्वों में, मैं अपने कार्यों में, क्योंकि मैं पटना में हूँ तो मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन अगर उस समय मैं पटना से बाहर मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कैमूर, भभुआ, इन सब जगहों पे हो, तो मुझे आना मतलब मेरा 2 दिन बर्बाद होना। और रैली में सिर्फ ये होता है कि मैं अपने मानने वाले को, मैं अपनी विचारधारा के मानने वाले को, मैं अपने नेता को सुनूं, उनका क्या विचार है, उनकी क्या योजनाएं हैं, उनको देख पाऊं। लेकिन जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या ऐसे मान लीजिए कि 10 रो तक जो लोग बैठे रहते हैं, उनके अलावा गांधी मैदान से भी स्पष्ट नेतागण को लोग या तो LED TV पे देख पाते हैं, जो स्क्रीन्स लगे होते हैं मैदान में, या तो लोग दूर से उनकी एक प्रतिमा दिखती है कि हम मंच पे हमारे नेतागण बोल रहे हैं, तो वो हमारे वो नेतागण हैं। क्योंकि जब लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो मंच देखना कठिन ही होता है। वर्चुअल रैली में ये जितनी भी प्रॉब्लम थी, ये जितनी भी कठिनाइयाँ थी, वो सब दूर हुआ। अब उसको ऐसे समझें कि आप मीडिया से हैं, मैं एक बिजनेस हब से हूँ, कोई किसी डॉक्टर प्रोफेशन से हैं, तो वो अपने चैम्बर में रह के आप काम करते हुए इस रैली से जुड़ सकते हैं। एक महिला, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात होते रही है, एक महिला किचन में अपने परिवार के लिए खाना बनाते हुए इस रैली से जुड़ सकती थी। अगर उस समय वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे कामों में वो लगी हुई हैं जिस काम में वो जुड़ नहीं सकती हैं, तो एक दिन बाद भी, क्योंकि ये डेटा, ये सारी रैली अभी तक मतलब हमेशा के लिए वो सेव हो चुका है, डेटा आ चुका है, तो कभी भी देखा जा सकता है, किसी भी टाइम उस डेटा को, उस वीडियो को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। वाला कॉन्सेप्ट तो पहले भी था कि नेता बोले और उसका फीड एक जाता था इन जनरल। देखिए, भले ना जाता हो, फीड करने वाला। देखिए, रैली का कॉन्सेप्ट आप समझिए, रैली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। रैली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग क्या है, मैं बताता हूँ। रैली में एक मंच का सेटअप होता है, जो एक प्रोटोकॉल, एक जो अनुशासन होता है मंच को संचालन करना, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं या जो हमारे माननीय, जो जिनकी भाषण या जिनकी उद्घोषणा होनी है, जो अपना स्पीच से अपने संबोधन करेंगे, जिनको संबोधित करना है उस रैली को,
तो उस प्रोटोकॉल के अंदर एक संचालनकर्ता होते हैं जो मंच संचालन करते हैं। उनको सम्मानित करने के लिए हमारे कुछ और माननीय होते हैं जो पुष्पगुच्छ से या फिर अन्य सम्मानित करते हैं। उस रैली में कुछ अन्य वक्ता होते हैं जो हमारे मुख्य वक्ता से पहले वाचन करते हैं। तो ये रैली का कंसेप्ट होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है। मैं अपना वीडियो कॉलिंग करके व्हाट्सएप के थ्रू या जूम के थ्रू या कहीं भी मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया। रैली में क्या होता है कि वर्चुअल रैली का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फिजिकल रैली में जो स्टेज पे जो मंच का सेटअप होता है वो मंच का सेटअप हमारा डिजिटली वर्चुअली दिखे, वो सेम फीलिंग आए। जैसे अगर आप इस रैली की बात करेंगे, आप इस रैली को देखे होंगे तो आपने देखा जिस तरह फिजिकल रैली में हमारे नेता स्टेज पे आते हैं तो उनके लिए उद्घोष किया जाता है, उनके लिए उनको वेलकम किया जाता है पोडियम से। वो सेम हमारे जो संचालनकर्ता माननीय राजेंद्र सिंह जी जो उपाध्यक्ष है वो जो संचालन किए हैं वो उसी स्टाइल में, वो उसी तरीके से जो चीज़ हमने देखी, हाँ, जो प्रोटोकॉल निभाया जाता है उस प्रोटोकॉल को निभाया। जैसे उनको पुष्पगुच्छ देके मुख्य मंच पे जो फिजिकल रैली में होता है सेम वो दिया गया। इसमें दो बातें हैं कि यहाँ 2 स्टेज था, 2 मंच था। एक मंच जो दिल्ली कार्यालय से केंद्रीय कार्यालय से चल रहा था और एक दूसरा मंच जो पटना के जो यहाँ के जो राज्य कार्यालय हैं पार्टी ऑफिस से चल रहा था। तो इसमें ये दोनों मंच एक साथ सिंक्रोनाइज था, ये दोनों मंच की सहभागिता थी, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित था। यहाँ लग रहा था कि जब हमारे संचालनकर्ता वो पटना में है लेकिन लोगों को दिख रहा था कि लोग एक साथ हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए भी ये वर्चुअल रैली एक रैली के कॉन्सेप्ट में था। इसमें रैली से जुड़ा हुआ हर चीज़ को फॉलो किया गया। सिर्फ आप यही समझे कि आप अपने लीडर को देख रहे हैं, वो जो फ़ोन है वो आपका मैदान है, वो फ़ोन आपका फील्ड है, वो फ़ोन आपका प्लेटफॉर्म है, स्टेज है, या आप टीवी पे हो या फ़ोन पे हो या लैपटॉप पे हो। एक पूछनी है चीज़ कि आपने इससे पहले भी रैलियों को तो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनका एक तरीके से फीड बना करके जनता के बीच तक पहुंचाया है, कार्यकर्ताओं के बीच तक पहुंचाया। वो किनके साथ काम करते रहे हैं और अब ये और उसमें इसमें क्या फ़र्क है, बेसिक फ़र्क अगर मैं पूछूँ? बेसिकली मैं जब पॉलिटिकल रैलीज़ का काम स्टार्ट किया, जब मैं पॉलिटिकल प्लानिंग, खास करके मेरा रैली करना मेरा मेन पैशन रहा है और रैली को सुगमता से करना। रैली में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसका मैनेजमेंट, साउंड मैनेजमेंट, हम अपने नेता को साफ सुन पाएँ, देख पाएँ। तो उस क्रम में हमने करीब 10-12 बड़ी रैलियाँ बिहार की कर रखी है। मैंने जन आकांक्षा रैली कांग्रेस का किया, महाराणा प्रताप स्मृति समारोह जो जेडीयू द्वारा माननीय संजय सिंह द्वारा किया गया था उसको हमने किया है, मोदी जी की रैलियाँ किया है। मैंने कृषि विभाग की कुछ रैलियों को हमारी टीम ने किया है। हमारी टीम ने कन्हैया कुमार जी की जो संविधान बचाओ रैली हुआ था उसको गांधी मैदान में किया है। तो मेरा बोलना है कि मुझे मैं एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे बात करता हूँ, एक व्यवसायी है, हाँ, एक उसके तौर पे बात करता हूँ। मैं व्यवसायी से पहले मतलब हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ भारत देश के लिए करूँ और जब मेरा काम अच्छा हो, चाहे मैं वो जिनके लिए करूँ, मैं जिनके जो कमिटमेंट्स मैं पूरा करूँ उस कमिटमेंट्स को ख़त्म करूँ। मेरा मेन विज़न वो होता है। तो आप उस रैली में और इस रैली में जो मेन चीज़ें जो आप जो बोलना चाह रहे हैं कि कैसे लोग जुड़ेंगे, वो कैसे फील करेंगे कि वही होता है, क्योंकि होता है फ़र्क भी है। देखिए एक फ़र्क यही है कि उस रैली में आप फील करते हैं कि हम सामने बैठे हुए हैं, आप महसूस करते हैं कि हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअली फील करना है, बस यही अंतर है। आप उस रैली में भी सिर्फ अपने नेतागण को सुनने आते हैं। अगर सुनने की बात करें और देखने की बात करें तो उस रैली से इस रैली में स्पष्ट आवाज़ और साफ चित्रण आप देख पाते हैं। अंतर ये होता है कि एक जोश, एक जुनून उस रैली में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं, एक शोर को देखते हैं। ये समझना है मृणाल कि जैसे गांधी मैदान की रैली की चर्चा बराबर होती है, गांधी मैदान जो भरेगा इसको लेकर के, या जो क्राउड का एक पूरा मामला था तो वो तो क्राउड का मामला तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आपको स्क्रीन के मामले बढ़ाने पड़ेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत सही आपने बोला। अब ये चीज़ क्या हो गया ना कहीं इसमें भी कंट्रोल हो चुका है। पहले जो रैलियाँ होती थी ना तो उसमें मीडिया अंदाज़ा लगाता था कितने लोग आए, कि एक लोगों को काउंट करना मुश्किल है। लेकिन जब ये वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट आया तो ये बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है या इंस्टाग्राम हैंडल है, या फिर अपने टीवी के मीडिया हैं, या फिर जो लोकल चैनल्स हैं जो भी हैं, या तो सोशल मीडिया में अच्छे चैनल्स की अच्छे व्यूअर्स हैं, लाखों के आसपास आपके व्यूअर्स भी हो चुके हैं। तो इसमें
काउंट करना आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक टीम काम करेगी, 2 दिन में एक्चुअल बात कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, कितने लोगों ने खोला, गांधी मैदान में जाके कितना लोग आ गया, ये काउंट करना मुश्किल है। लेकिन इसमें कितने लोगों ने एक बार क्लिक किया, वो इसकी व्यूज़ तो उस पर कितने देर तक टिके रहे, ये सारी चीज़ें इसकी इनसाइट व्यूज़, आप इनसाइट व्यूज़, क्योंकि आप टेक्निकली आप भी जैसे अमित शाह की रैली खत्म होने के बाद और लोग, हमारे धड़े के लोग जो पत्रकारिता करते हैं, वो लोग उनके ट्विटर के स्क्रीनशॉट चलाने लगे कि 300 लोग देख रहे थे, या तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया, कितने लोगों ने देखा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर एक समय अधिक से अधिक कितने लोगों ने देखा होगा उनको? जब स्टार्टिंग की मैं बात करूं, जब हम लोग जो काउंट कर रहे थे, क्योंकि आप कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया ना, लोग इसको समझ नहीं पाया। लोगों ने सिर्फ या तो माननीय गृह मंत्री की जो प्रोफाइल है उसको देखा, या बीजेपी की जो ऑफिशियल प्रोफाइल है वो देखा। बात यहाँ पे एक प्रोफाइल की नहीं है, बात एक साथ कई प्लेटफॉर्म, हम आपसे समझना चाहते हैं। हाँ, तो ये लगभग अभी ये 2 करोड़ के आसपास ये व्यूज़ जा चुका है, और ये व्यू निरंतर बढ़ रहा है। मतलब ये व्यूज़ मैं कल का बता रहा हूँ, कल से लेके आज तक हमने व्यूज़ पे बात नहीं किया, क्योंकि हमारी टीम अभी किसी और पे बात कर रही है। मैं शायद आपको फ़ोन के माध्यम से बता पाऊँ कि अभी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, लेकिन कल दोपहर के आसपास जब हम लोग, मैं बीजेपी कार्यालय गया भी था, तो 2 करोड़ से ऊपर तक के व्यूज़ आ चुका था। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं, ये मैं ओवरऑल कंबाइंड ये सारे मीडिया पोर्टल्स, आपके टीवी चैनल्स, लोकल, जैसे कि अगर मैं अमित शाह जी को फॉलो करता हूँ, अगर मैं उनके भाषण को मैं शेयर कर लिया, अगर मेरे पे 20 व्यूज़ गया है, या 200 व्यूज़ गया है, या 2 लाख व्यूज़ गया है, तो उस व्यूज़ को भी काउंट करके एक प्रॉपर सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद, एक प्रॉपर जो इसका काउंटिंग करने के बाद, इनसाइट व्यूज़ निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आई है, उसमें कल 2 करोड़ से आसपास चल रहा था, 2 CR के आसपास ये व्यूज़ चल रहा था। आज का व्यूज़ क्या है एग्जैक्ट मैं आपको बता पाऊँगा जब मैं एक बार ऑफिस में एक बार कंसल्ट कर लूँगा। समय के साथ वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं। इनफैक्ट क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें दो चीज़ें और हैं कि इसको रैली कैसे बनाया गया। रैली बनाने के पीछे क्या होता है, रैली में क्या होता है ना, कि सिर्फ हमारे जो वक्ता होते हैं, जो हमारे नेतागण होते हैं, जो बोलते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उनके बातों से जो जोश आता है, जो जुनून आता है, जो कार्यकर्ताओं में एक अपने नेता के लिए सम्मान आता है, जो तालियों के रूप में, नाराओं के रूप में गूंजता है, उसकी भी बहुत रोल प्ले होती है। तो हम लोगों ने 1200 अलग अलग लोकेशन को डिफरेंट माध्यम से एक साथ करीब 3, 4, 5 सर्वर काम कर रही थी, और सारे सर्वर्स में अलग सबकी रूटीन अलग अलग थी, सबका जो एक वर्किंग मॉड्यूल था वो अलग था। तो हम लोगों ने वैसे शक्ति केंद्र, जो बीजेपी के शक्ति केंद्र हैं, या बीजेपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के हेड क्वार्टर्स हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, और उनके बीच में तालियां बज रही हैं, हमारी वो भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जिस कक्ष से, जिस हॉल से, जिस सभागार से वो संबोधन कर रहे थे, उनके पास ये आवाज़ और ये विजुअल्स वहाँ भी जाना था। तो एक साथ ये कंप्लीट पूरी 30-40 लोगों की टीम काम कर रही थी। क्या एडिट करना है, कब हमको वो दिखाना है, क्योंकि आप समझो कि पूरी की पूरी गांधी मैदान, पूरी की पूरी रामलीला मैदान को हमको डिजिटली दिखाना था। हमारे जो वक्ता हैं, हमारे जो नेतागण हैं, जो बोल रहे हैं, वो तो सुनाना ही था लोगों को, और उनका विजुअल्स, उनका वीडियो सही रूप में साफ तौर पे लोगों को दिखाना था। साथ ही साथ हमारे नेतागण को भी लगे कि हमारी बातों से लोगों के बीच में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, या हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे पार्टी विचारधारा को मानने वाले हैं, जो हमारे सदस्य हैं, वो हमारी बातों से कितने ज़्यादा जोश में और उत्साह में आ रहे हैं, उस उत्साह को भी हम वहाँ दिखा पाने में सक्षम हो पा रहे थे। तो ये एक बातचीत थी मृणाल से। मृणाल व्यवसायी हैं, हमारी शुभकामनाएं कि उनका काम इसी तरीके से बढ़ता रहे। मगर जो मकसद था हमारा समझने का, और मूल विषय भी इसका, कि डिजिटल रैलीज़ अब हमारे बीच रहने जा रही हैं, मास्क भी रहने जा रहा है, ना सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को मैं अपने तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूँ, मगर वो बहुत पॉपुलर नहीं है। प्रधानमंत्री की कई बात बहुत पॉपुलर हो जाती है टर्म्स में। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच रहने जा रही हैं। रैलियाँ भी डिजिटल रैलियों के तौर पर ही होंगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने तरीके से सक्रिय होंगी। तो वो बातचीत करके हमने समझने की कोशिश की है कि जो अभी इस बीच हुआ है वो कैसे हो रहा है, और आगे अगर होगा तो और किस तरीके से होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु रजत के साथ।